कहानी की शुरुआत अमेरिका के बॉस्टन शहर से होती है, जहां बैकग्राउंड में चल रही अनाउंसमेंट से हमें पता चलता है कि यहाँ के चार्ल्स टाउन इलाके में बैंक लूटना बहुत आम बात बन चुकी थी। हालत ये थी कि यहाँ के लोकल लोग दिन दहाड़े होने वाली चोरी डकैती के एकदम आदी हो चुके थे। तभी हमारी मुलाकात इसी शहर में मौजूद 4 जिगरी दोस्तों से होती है जो अपनी अगली बैंक डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। इनके नाम थे डग, जेम, ग्लॉज और डेजमंड। ये चारों पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बैंक लूटने में माहिर थे। इनमें डग इस गैंग का लीडर था जो सारा दिमाग लगाता था और ऐसी सॉलिड प्लानिंग करता था कि पुलिस हमेशा हाथ मलती रह जाती थी। उस दिन भी डग अपनी टीम को एक एक बात अच्छे से समझा रहा था ताकि बैंक में कोई गलती न हो। बाकी तीनों भी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे और अगले ही पल पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन पर निकल पड़े। उधर कैम्ब्रिज बैंक में बैंक का गार्ड नोटों से भरा बैग लेकर बैंक की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही उसने मेन गेट खोला, अचानक चारों नकाबपोश लुटेरे उसे धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर आते ही वे सब पर बंदूकें तान देते हैं और सबको शांत रहने को कहते हैं। उन्होंने बैंक के सभी लोगों और ग्राहकों को फर्श पर उल्टा लिटा दिया। कोई पुलिस को फोन न कर दे, इसलिए उन्होंने तुरंत सबके मोबाइल छीने और पानी के बड़े जार में फेंक दिए। इसके तुरंत बाद वे कैश काउंटर की ओर भागे और सारा पैसा समेटने लगे, लेकिन उन्हें इतने से तसल्ली नहीं हुई। इसलिए डग सीधे बैंक की असिस्टेंट मैनेजर क्लेयर के पास गया और गन पॉइंट पर उससे तिजोरी खुलवाई। अपनी जान बचाने के लिए क्लेयर ने तिजोरी खोल दी और इन लोगों ने वहां रखा सारा कैश भी साफ कर दिया। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने बैंक के सीसीटीवी कैमरास की टेप्स और हार्ड ड्राइव्स भी उखाड़कर माइक्रोवेव में डाल दिया ताकि उनका कोई फिंगरप्रिंट या रिकॉर्डिंग न बचे। इसी हड़बड़ी के बीच डरी हुई क्लेयर ने चालाकी से अपने पैर से काउंटर के नीचे लगा साइलेंट इमरजेंसी अलार्म दबा दिया। हालांकि तब तक ये लोग सारा पैसा समेट चुके थे, लेकिन जेम को लगा कि यह होशियारी कैशियर की है, इसलिए गुस्से में आकर जेम ने उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और उसे अधमरा कर दिया। क्लेयर को अफसोस हुआ कि उसकी एक छोटी सी कोशिश की वजह से उस बेकसूर को इतनी मार खानी पड़ी। अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बाहर निकलने की थी, क्योंकि बाहर पुलिस के आने का पूरा खतरा था। इसी बीच क्लेयर की नजर अचानक जेम की गर्दन पर बने एक टैटू पर पड़ जाती है, लेकिन ये बात जेम को बिल्कुल भी पता नहीं थी। लेकिन जेम फिर भी क्लेयर को अपने साथ ले जाने लगता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने क्लेयर की आंखों पर पट्टी बांधी, उसे अपनी वैन में डाला और वहां से भाग निकले। जब लुटेरों को लगा कि वे सेफ जोन में पहुंच गए हैं, तो उन्होंने क्लेयर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए एक सुनसान बीच पर छोड़ दिया। जल्द ही इस केस की जांच FBI एजेंट एडम फ्रॉली को सौंपी गई। क्राइम सीन देखते ही फ्रॉली समझ गया कि यह काम किसी आम चोर का नहीं है, बल्कि बहुत ही शातिर गैंग ने बड़ी सफाई से सारे सबूत मिटाए हैं। तभी फ्रॉली को खबर मिलती है कि लुटेरों की वैन लावारिस मिली है। जब FBI वहां पहुंचती है तो देखती है कि गाड़ी को पूरी तरह जला दिया गया था और ब्लीच से धोया गया था ताकि कोई DNA या फिंगरप्रिंट न मिले। आसपास के लोगों से पूछने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि चार्ल्स टाउन के लोगों में पुलिस को कुछ न बताने का एक अनलिखा नियम चलता था। फिर भी फ्रॉली हार नहीं मानता और अगले दिन क्लेयर से पूछताछ करने उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन डर के मारे क्लेयर फ्रॉली को उस टैटू के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे लगता था कि वे खतरनाक चोर उसे ढूंढकर मार देंगे। दूसरी तरफ चारों दोस्त अपने गुप्त ठिकाने पर मिलते हैं। डग बहुत गुस्से में था और उसने जेम से पूछा कि उसने उस लड़की को किडनैप क्यों किया। जेम ने सफाई दी कि मजबूरी थी और फिर उसने क्लेयर का ID कार्ड फेंक दिया। कार्ड देखते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि क्लेयर उन्हीं के मोहल्ले चार्ल्स टाउन में रहती थी। माहौल में टेंशन बढ़ गई। जेम ने कहा कि वह क्लेयर का पीछा करेगा और उसे डरा कर रखेगा ताकि वह मुंह न खोले, लेकिन डग ने उसे रोकते हुए कहा, तुम उसके पास भी नहीं जाओगे, उस पर नजर मैं रखूंगा। डग जानता था कि जेम पहले भी जेल जा चुका है और बहुत सनकी है, अगर वह गया तो क्लेयर को जान से मार देगा। इसके बाद चारों दोस्त अपने अपने काम में लग गए और पैसों का बंटवारा हुआ। सबसे पहले हथियार देने वाले को उसका हिस्सा दिया गया, फिर गाड़ियां अरेंज करने वाले को पैसे मिले। आखिर में वे फर्गी नाम के गैंग बॉस से मिलने पहुंचे, जो एक फूलों की दुकान की एड में क्राइम का बड़ा नेटवर्क चलाता था। हिसाब खत्म करने के बाद चारों दोस्त रात को एक लोकल बार में शराब पीने और जुआ खेलने चले गए। तभी वहां क्रिस्टा की एंट्री होती है। क्रिस्टा जेम की बहन थी और पहले डग की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। क्रिस्टा आज भी डग को पसंद करती थी, लेकिन डग अब उस पुरानी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वह फौरन बार से चला गया। देर रात जब डग अपने घर पर टीवी देख रहा था, तब क्रिस्टा उसके घर के अंदर आ गई, क्योंकि उसके पास डग के घर की चाबी थी। उसने डग के करीब आने की कोशिश की, लेकिन डग के दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची थी। अगले दिन डग क्लेयर का पीछा करते करते एक लॉन्ड्रोमैट पहुंच जाता है, जहां क्लेयर अपने कपड़े धो रही थी। डकैती के सदमे की वजह से क्लेयर वहां अकेले बैठकर रो रही थी। सही मौका देखकर डग एक अजनबी बनकर उसके पास जाता है और उसे चुप कराते हुए हिम्मत देता है। बातों ही बातों में डग उसे कॉफी के लिए पूछता है और क्लेयर मान जाती है। इसके बाद दोनों साथ में कॉफी पीते हैं और डिनर पर जाते हैं।
डग अपनी असली पहचान छुपाने के लिए झूठ बोलता है कि वह एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और उसके पिता शहर से दूर रहते हैं, जबकि सच यह था कि उसका बाप जेल में बंद था। रात को सड़क पर टहलते वक्त क्लेयर कहती है कि लोग चार्ल्स टाउन के बारे में बोलते हैं कि वहाँ सिर्फ अपराधी रहते हैं। उसकी बातें सुनकर डग को यकीन हो जाता है कि क्लेयर बिल्कुल मासूम है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि डग ही वह लुटेरा है। इसी बीच FBI एजेंट फ्रॉली एक बार फिर क्लेयर से मिलता है और सवाल जवाब करता है, लेकिन क्लेयर का ध्यान अब डग की तरफ होने लगा था, इसलिए वह फ्रॉली की बातों को इग्नोर करने लगती है। धीरे धीरे डग और क्लेयर एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। एक दिन बातों बातों में क्लेयर बताती है कि वह FBI की जांच में मदद कर रही है। डग नॉर्मल बनने का नाटक करते हुए पूछता है कि क्या पुलिस को किसी पर शक है। तब क्लेयर एक बड़ा राज खोलती है, नहीं, लेकिन मैंने डकैती के वक्त एक चोर की गर्दन पर एक अजीब टैटू देखा था। मैंने FBI को यह बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे डर है कि वे चोर मुझे ढूंढ कर मार देंगे। डग तुरंत उसे समझाता है, तुमने बिल्कुल सही किया, यह बात किसी को मत बताना और इसे अपने तक ही रखना। इसके बाद डग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और क्लेयर को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब वह 6 साल का था तब उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। वह तब से अपनी माँ को ढूंढ रहा है, जबकि उसके पिता ने कभी उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। बातचीत के दौरान क्लेयर ने बहुत दुखी होकर डग को बताया कि वह अपने घर जाने के लिए हमेशा लंबा रास्ता चुनती है। वजह यह थी कि जब भी वह शॉर्टकट वाला रास्ता लेती तो कुछ स्थानीय गुंडे उसकी कार पर शराब की बोतलें फेंकने लगते थे, जिससे वह बुरी तरह डर जाती थी। क्लेयर की यह बात सुनकर डग को बहुत गुस्सा आया। उसने चुपचाप क्लेयर को उसके घर छोड़ा और बिना कोई देर किए सीधे जेम के पास पहुंच गया। डग जेम को साथ लेकर सीधे उन्हीं गुंडों के पास गया जो क्लेयर की गाड़ी पर बोतलें फेंका करते थे। वहां पहुंचते ही जेम ने बिना कुछ पूछे उन लड़कों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते मामला तब बिगड़ गया जब गुस्से में आकर जेम ने अपनी बंदूक निकाली और एक गुंडे को सीधे गोली मार दी। जेम का यह खतरनाक और हिंसक रूप देखकर डग बुरी तरह डर गया और गहरी सोच में पड़ गया। दूसरी तरफ FBI एजेंट एडम फ्रॉली अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए बैंक की सिक्योरिटी कंपनी के सभी कर्मचारियों की डिटेल्स चेक कर रहा था। छानबीन करते करते अचानक उसकी नजर डग की फाइलों पर पड़ी। फ्रॉली ने ध्यान दिया कि जिस जिस दिन आसपास के बैंक्स में डकैतियां हुई थीं, ठीक उन्हीं दिनों डग ने काम से छुट्टी ली हुई थी। यह इत्तेफाक देखते ही FBI का शक डग पर गहरा गया और वे उसके बाकी साथियों के रिकॉर्ड्स खंगालने लगे। जांच में उन्हें जल्द ही जेम का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी मिल गया, जिसके बाद फ्रॉली ने बिना देर किए इस पूरे गैंग के पीछे अपनी सीक्रेट टीम लगा दी। इसी बीच डग अपने बाकी दोस्तों के साथ एक लोकल बार में पार्टी कर रहा था। दूर से नजर रख रही FBI की टीम ने इन सबको एक साथ देख लिया, जिससे उनका शक और पक्का हो गया। लेकिन कोर्ट में साबित करने के लिए अभी भी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए फ्रॉली की टीम सिर्फ दूर से उनका पीछा करती रही। अगले दिन डग एक बार फिर क्लेयर से मिलने पहुंच जाता है, जहां वे दोनों बातें कर रहे थे। बातों बातों में क्लेयर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जब भी ऐसी कड़क धूप निकलती है मुझे उस दिन की याद आ जाती है जिस दिन मेरे भाई की मौत हुई थी। इतना कहकर वह उदास हो गई और वह चली गई। तभी अचानक जेम टहलता हुआ ठीक उसी बैंक के सामने आ पहुंचा। जेम को वहां देखकर डग के हाथ पांव फूल गए और वह घबराकर उसे वहां से भागने का इशारा करने लगा। डग ने दबी आवाज में उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? लेकिन जेम नहीं माना और उसी पल क्लेयर बाहर आ गई। जेम ने नॉर्मल बनने का नाटक करते हुए क्लेयर से थोड़ी बातें की। इस दौरान डग किसी तरह चालाकी से जेम की गर्दन ढंककर टैटू को क्लेयर की नजर से छुपाने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही वे अपने ठिकाने पर पहुंचे, जेम डग पर भड़क उठा। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम जिस लड़की के साथ घूम रहे हो वह हम सबको सीधे जेल भिजवा सकती है। ये बहुत ही खतरनाक काम है। डग ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जेम जिद करने लगा कि अब उन्हें अपनी अगली बड़ी डकैती की प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। इस पर डग ने साफ मना कर दिया और कहा कि वे अभी अगली चोरी के लिए तैयार नहीं है। उसने यहाँ तक कह दिया कि अब उसे अपनी टीम पर भरोसा नहीं रहा और हो सकता है कि अगली डकैती में उसे कुछ नए लोगों को शामिल करना पड़े। ये सुनते ही जेम गुस्से में आ गया और बोला कि वे अपनी पुरानी टीम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जो भी होगा पुराने दोस्तों के साथ ही होगा। दोनों के बीच इस बात पर जमकर बहस हुई, लेकिन आखिरकार डग एक शर्त पर मान गया। उसने कहा कि यह उसकी आखिरी चोरी होगी और इसके बाद वह कभी कोई अपराध नहीं करेगा। अब इस बड़ी डकैती को अंजाम देने के लिए गिरोह ने अपनी
तैयारी शुरू कर दी। पुलिस की फोरेंसिक टीम को बेवकूफ बनाने के लिए वे सबसे पहले एक नाई की दुकान पर गए और वहां से बहुत सारे कटे हुए बाल उठाकर ले आए ताकि क्राइम सीन पर नकली सबूत फैला सकें। इसके बाद उन्होंने अपने सारे हथियारों, सामान और गाड़ियों को ब्लीच से अच्छी तरह साफ किया ताकि कोई फिंगरप्रिंट न बचे। पूरी तैयारी के साथ वे अपने सबसे बड़े टारगेट यानी फेनवे पार्क स्टेडियम की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्होंने कैश से भरे एक बड़े ट्रक को रोका और गन पॉइंट पर गार्ड्स को बंधक बना लिया। अंदर जाकर वे फटाफट पैसा चुराने लगे और शुरुआत में सब कुछ प्लान के हिसाब से एकदम सही चल रहा था, लेकिन अचानक बाजी तब पलट गई जब एक बंधक गार्ड ने मौका देखकर चुपके से उनके एक साथी पर अपनी बंदूक तान दी। इससे लुटेरों में भगड़ मच गई और ऐन मौके पर पुलिस की गाड़ियां भी सायरन बजाते हुए वहां आ पहुंची। मामला बिगड़ता देख उन्होंने उस गार्ड को वहीं गोली मार दी। सारा कैश वैन में भरा और गोलियां चलाते हुए वहां से भाग निकले। पुलिस भी अपनी गाड़ियों के साथ उनके पीछे लग गई। रास्ते में कई गाड़ियां आपस में टकराकर क्रैश हो गईं, लेकिन इन लुटेरों को पुलिस से बचने का पूरा तजुर्बा था क्योंकि इनका चौथा साथी एक दूसरी गाड़ी लेकर आगे पहले से इंतजार कर रहा था। आगे जाकर लुटेरों ने अपनी पहली गाड़ी को सड़क के बीच में खड़ा करके पुलिस का रास्ता ब्लॉक कर दिया और तुरंत दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होने लगे। इस बीच कुछ साथी पैसों के बैग्स ट्रांसफर कर रहे थे, जबकि बाकी लोग पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहे थे। जब तक पुलिस संभल पाती, ये चारों दूसरी वैन में बैठकर वहां से गायब हो चुके थे। FBI एजेंट फ्रॉली को जैसे ही इस मुठभेड़ की खबर मिली, उसने बिना एक सेकंड गंवाए शहर के सारे ब्रिज और रास्ते बंद करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन अफसोस, जब तक नाकाबंदी होती वे सब सेफ बाहर निकल चुके थे। फ्रॉली को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह डकैती इन्हीं चारों ने की है, लेकिन मौके से कोई सुराग या सबूत न मिलने की वजह से उसके हाथ खाली थे। फिर भी फ्रॉली ने डग और उसके साथियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन ये चारों बहुत चालाक थे। डग ने पहले ही सबको समझा रखा था कि पुलिस के सामने क्या बोलना है। पुलिस ऑफिसर घंटों उनसे सवाल पूछते रहे, लेकिन सबने एक ही रटा रटाया जवाब दिया, हमारा लॉयर आपसे बात करेगा और हमें चुप रहने का पूरा हक है। कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस को मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा। जेल से बाहर आते ही डग का मन घबराने लगा और उसने क्लेयर से बात करने के लिए तुरंत बैंक में फोन मिलाया, लेकिन वहां से जो पता चला उसने डग के होश उड़ा दिए। उसे खबर मिली कि क्लेयर ने कुछ ही समय पहले बैंक की नौकरी छोड़ दी है। वह सीधे उससे मिलने पहुंचा। डग ने क्लेयर को एक कीमती डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। उसने क्लेयर को बताया कि वह बहुत जल्द ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाने वाला है और चाहता है कि क्लेयर भी उसके साथ चले। क्लेयर भी डग से प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने खुशी खुशी साथ चलने के लिए हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही क्लेयर अपने घर पहुंची, वहां FBI एजेंट एडम फ्रॉली पहले से बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वह चमकता हुआ डायमंड नेकलेस देखते ही फ्रॉली को शक हो गया। उसने क्लेयर से सीधे पूछा, तुम्हें पता भी है कि जिस डग से तुम प्यार करती हो वह असल में कौन है? इतना कहकर फ्रॉली ने डग की FBI फाइल क्लेयर के सामने रख दी और उसकी सारी डकैतियों और जुर्म का सच खोल कर रख दिया। इसी बीच जेम दौड़ता हुआ डग के पास आया और बोला कि गैंग बॉस फर्गी ने उन्हें एक और काम रॉबरी दिया है और उन्हें यह काम करना ही पड़ेगा। लेकिन डग ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं यह काम नहीं कर सकता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह मेरा आखिरी काम था। ये सुनते ही जेम गुस्से में भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, तुम एक लड़की के चक्कर में हम सारे भाइयों को छोड़ दोगे? तुम्हें याद भी है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था? वह मर्डर मैंने तुम्हारे लिए किया था और उसकी वजह से मुझे 9 साल जेल में रहना पड़ा। तुम तो यहाँ से आराम से चले जाओगे, लेकिन फर्गी हमारी जिंदगी नर्क बना देगा और मैं ये सब नहीं होने दूंगा। इतना कहकर जेम गुस्से में वहाँ से चला गया। मामला बिगड़ता देख डग खुद फर्गी के पास पहुंचा और बोला कि यह काम किसी और से करवा लो। लेकिन फर्गी यह काम किसी और को नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि इस गैंग का असली मास्टरमाइंड डग ही है और डग के बिना बाकी तीनों बेकार हैं। इसीलिए फर्गी डग को सीधे डराने और ब्लैकमेल करने लगा। उसने डग की माँ का कड़वा सच बताते हुए कहा, तुम्हारी माँ कहीं गायब नहीं हुई थी। जब तुम्हारा बाप जेल गया तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को ड्रग्स की लत लगा दी और एक दिन ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। तुम हर जगह ये झूठी कहानी बनाते रहते हो कि तुम्हारी माँ कहीं चली गई। अब कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी इस नई गर्लफ्रेंड क्लेयर के साथ भी वही करूंगा। फर्गी के मुंह से अपनी माँ की मौत का सच सुनते ही डग का खून खौल उठा, लेकिन क्लेयर की जान खतरे में देखकर वह मजबूर हो गया। वह तुरंत क्लेयर के घर पहुंचा ताकि उसे सच बता सके, लेकिन क्लेयर को FBI से सब कुछ पता चल चुका था। जैसे ही डग सामने आया, क्लेयर उस पर बुरी तरह चिल्लाने लगी और उसकी कोई बात नहीं सुनी। डग दुखी होकर वहां से चला गया, लेकिन वह क्लेयर की सुरक्षा के लिए उसके घर के आसपास ही चक्कर लगाता रहा। तभी उसने फर्गी के एक आदमी को देखा जो क्लेयर के दरवाजे पर मुरझाया हुआ ब्लीडिंग हार्ट फ्लावर लटका रहा था। इसे देखते ही डग समझ गया कि
कि फर्गी के लोग क्लेयर को मार देंगे। क्लेयर की जान बचाने के लिए डग के पास इस डकैती को अंजाम देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद फर्गी ने पूरी प्लानिंग समझाई कि यह डकैती फेनवे पार्क स्टेडियम में सुबह सुबह करनी होगी, जब सेफ में सारा कैश जमा होता है। प्लानिंग के बाद डग अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड क्रिस्टा के पास गया और बताया कि यह काम खत्म होते ही वह शहर छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद वह एक आखिरी बार जोखिम उठाकर क्लेयर से मिलने पहुंचा। उसने क्लेयर से बहुत भावुक होकर कहा, मैं तुम्हें बस एक सच बताना चाहता हूँ। मैं बहुत समय से बैंक लूट रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली। जब से तुमसे मिला हूँ, मैं यह सब छोड़ना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो, हम दूर जाकर एक नई दुनिया बसाएंगे। डग की बातों में सच्चाई देखकर क्लेयर का दिल पिघल गया और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ FBI एजेंट एडम फ्रॉली सीधे क्रिस्टा के पास जा पहुंचा। फ्रॉली जानता था कि डग तक पहुंचने का रास्ता क्रिस्टा ही है। उसने क्रिस्टा से काफी देर तक पूछताछ की, अपना बैज दिखाया और डराया कि उस पर कौन कौन से सीरियस चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन क्रिस्टा ने साफ कह दिया, मैं तुमसे नहीं डरती, मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा। तभी फ्रॉली ने दिमाग का खेल खेलते हुए क्रिस्टा को भड़काना शुरू किया। उसने कहा, तुम डग को पसंद करती हो, लेकिन डग ने तुम्हें कभी वो डायमंड नेकलेस नहीं दिया। उसने वह नेकलेस अपनी नई गर्लफ्रेंड क्लेयर को दिया है और वह बहुत जल्द तुम्हें जेल जाने के लिए अकेला छोड़कर उसके साथ भागने वाला है। अगर जेल जाने से बचना चाहती हो तो मुझे बताओ कि उनका अगला टारगेट क्या है। फ्रॉली की बातें सुनकर क्रिस्टा का दिल टूट गया और वह बुरी तरह बौखला गई। लेकिन डग से बदला लेने और पुलिस को भटकाने के लिए क्रिस्टा ने जानबूझकर फ्रॉली को गलत जानकारी दे दी, जिससे FBI की पूरी टीम गलत जगह उनका पीछा करने निकल पड़ी। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब क्रिस्टा सीधे डग के पास पहुंचती है। वह बहुत परेशान थी और डग से गिड़गिड़ाकर कहती है, मुझे पता है कि तुम किसी और के साथ यह शहर छोड़कर भागने वाले हो, लेकिन प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। मैं भी इस बेकार जिंदगी से दूर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। लेकिन डग का दिल क्लेयर पर आ चुका था। उसने बिना किसी झिझक के क्रिस्टा को साफ मना कर दिया कि वह उससे प्यार नहीं करता और सिर्फ क्लेयर के साथ ही जाएगा। इतना कहकर उसने क्रिस्टा को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अगले ही सीन में हम FBI एजेंट एडम फ्रॉली को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। असल में डग के मना करने के बाद क्रिस्टा बहुत दुखी और गुस्से में थी। उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और अपनी कार का भयानक एक्सीडेंट कर बैठी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फ्रॉली हॉस्पिटल पहुंचकर उसे समझाते हुए कहता है, तुम जिन लोगों को बचा रही हो वे सब जेल जाने वाले हैं। अगर तुम उनका साथ दोगी तो तुम भी जेल जाओगी, लेकिन अगर हमारी मदद करोगी तो मैं तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में डाल दूंगा, जहां तुम्हें सुरक्षा और पूरी मदद मिलेगी। फ्रॉली की बातों में आकर क्रिस्टा टूट जाती है और सच उगल देती है कि पूरा गैंग फेनवे पार्क स्टेडियम में चोरी करने वाला है। उधर डग और उसकी टीम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था और वे अपने प्लान पर काम कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने स्टेडियम के सारे सर्वेलेंस कैमरा बंद कर दिए। इसके बाद डग और जेम पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर स्टेडियम के अंदर घुसे। वहां मौजूद गार्ड्स को बड़े ही आराम से बेवकूफ बनाकर जमीन पर लिटा दिया और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। बाहर से ताला मारते हुए उन्होंने धमकी दी, अगर कोई भी बाहर आया तो हमारे बंदे तुम्हारे घर के बाहर हैं, वे तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। डर के मारे गार्ड्स चुप रहे और इन लोगों ने तिजोरी तोड़कर नोटों से भरे बैग्स निकाल ली। पैसों के बैग्स लेकर वे सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे, जहां उनके दो साथी डेजमंड और ग्लॉज एक एम्बुलेंस के साथ इंतजार कर रहे थे। वे सारे पैसे एम्बुलेंस में भर ही रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाहर पूरी पुलिस और FBI आ चुकी है। जेम गुस्से में आपा खो बैठता है और अपनी गन निकालकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती है। इस बीच उनके साथी ग्लोज को एक गोली लगती है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वह बच जाता है। चारों तरफ से बरसती गोलियों के बीच डग डेजमंड से कहता है, डेजमंड तुम्हें हमारे साथ मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तुम सरेंडर कर दो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा होगी। लेकिन डेजमंड मना कर देता है और कहता है कि वह आखिरी दम तक अपने भाइयों का साथ निभाएगा। तभी पुलिस वेल अंदर एक स्टन ग्रेनेड फेंकते हैं, जिससे अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस की गोली लगने से डेजमंड मारा जाता है। तभी ग्लॉज कहता है, मेरे पास एक प्लान है, मैं एम्बुलेंस लेकर बाहर भागता हूँ। पुलिस को लगेगा कि तुम सब इसी वैन में हो और वे मेरे पीछे लग जाएंगे। इससे तुम दोनों को पुलिस यूनिफॉर्म में भीड़ में गायब होने का मौका मिल जाएगा। डग उसे रोकता है कि बाहर गए तो वे तुम्हें मार देंगे, लेकिन ग्लॉज अपनी जान दांव पर लगाकर एम्बुलेंस स्टार्ट करता है और बाहर निकल जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है और जब वैन रुकती नहीं तो एक FBI स्नाइपर सीधे ग्लॉज के सिर में गोली मार देता है, जिससे ग्लॉज की वहीं मौत हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर डग और जेम
पुलिस की यूनिफॉर्म में चुपके से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जब एजेंट फ्रॉली एम्बुलेंस की तलाशी लेता है तो उसे समझ आ जाता है कि बाकी लोग वैन में नहीं थे। तभी एक पुलिस वाला बताता है कि चोरों ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। फ्रॉली तुरंत अलर्ट जारी कर देता है। तभी उसकी नजर जेम पर पड़ती है, जो पुलिस की यूनिफॉर्म में भारी बैग ले जा रहा था। फ्रॉली अपनी शॉटगन निकालकर जेम का पीछा करने लगता है। फ्रॉली जैसे ही जेम को नाम से पुकारता है, जेम भड़क जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस वेल जेम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फ्रॉली उसके पैर में गोली मार देता है। घायल जेम कचरे के डिब्बे के पीछे छुप जाता है। डग दूर से यह सब देख रहा होता है। जेम को एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं और वह दोबारा जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए वह जानबूझकर खाली गन लेकर पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है और पुलिस गोलियों से उसे ढेर कर देती है। डग जेम की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देना चाहता था। वह तुरंत एक पुलिस कार चुराता है और वहां से निकल जाता है। वह सबसे पहले गैंग बॉस फर्गी के पास पहुंचता है। उसे और उसके गार्ड को गोली मारकर अपनी मां की मौत का बदला लेता है और उसके पैसे भी लूट लेता है। इसके बाद डग रास्ते में एक पे फोन से क्लेयर को कॉल करता है। डग फोन पर उससे माफी मांगता है तो क्लेयर उसे घर आने को कहती है, लेकिन बातों ही बातों में वह डग को उसी धूप वाले दिन और अपने भाई की मौत का जिक्र करके सीक्रेट इशारा दे देती है कि यहाँ FBI मौजूद है। डग समझ जाता है। वह कहता है, मैं तुमसे जल्द मिलूंगा, और फोन काट देता है। अंदर बैठे FBI इंतजार ही करते रह जाते हैं। शहर छोड़ने से पहले डग उसी रात चुपके से क्लेयर के गार्डन में जाता है। वहाँ वह पैसों से भरा बैग और एक चिट जमीन में गाड़ देता है। समय बीतता है। फ्रॉली को एहसास हो जाता है कि डग अब कभी उसके हाथ नहीं आएगा। जब वह शहर छोड़कर जाने लगता है तो उसे अपनी कार पर डग का छोड़ा हुआ एक नोट मिलता है, जिसमें डग ने उसे चकमा देने की बात लिखी थी। फ्रॉली समझ जाता है कि उस दिन क्लेयर ने ही डग को इशारा दिया था, लेकिन उसके पास क्लेयर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। फिल्म के आखिरी सीन में हम डग को एक ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर की ओर जाते हुए देखते हैं। क्लेयर अपने गार्डन में जाती है, जहां उसे पैसों का बैग और डग की चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था, हम जरूर मिलेंगे इस जन्म में या अगले जन्म में। क्लेयर उन पैसों को डग और उसकी माँ की याद में लोकल यूथ हॉकी क्लब को डोनेट कर देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है ये भी काफी मजेदार है, तो क्लिक करो और एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।